चलो बेटा, कल हम आपसे बातें कर रहे थे ऊप्स के बारे में और आपको बता रहे थे कि भाई ऊप्स एक प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है जिसके अंदर 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके अंदर से और भी आ निकाले जा सकते हैं। ठीक, और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। जैसे कि इसके 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात की थी, जिसे हम कहते हैं पाई पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एनकैप्सुलेशन। ठीक है जनाब, और फिर पॉलीमॉर्फिज्म से एब्स्ट्रैक्शन भी आता है, एनकैप्सुलेशन से हमारे पास क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ये हमने कल बताया था। फिर सी प्लस प्लस पहली लैंग्वेज थी, फिर जावा भी है, पाइथन भी है, सी शार्प भी है, पीएचपी भी है, ग्रूवी भी है, जावा स्क्रिप्ट भी है, वीबी स्क्रिप्ट भी है, एंगुलर भी है। ये सब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक, फिर हमने छोटा सा एग्जांपल भी दिया था कि ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन है और कुछ नहीं है बेटा। उन्होंने सिर्फ लिखा है, प्रोग्रामिंग की अप्रोच है, प्रोग्राम बनाने के तरीके हैं, और कहा गया है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर इन तरीकों को अपने अंदर फॉलो करेगा तो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। दैट्स इट, उससे यही एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ये सब तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही बेटे, सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में, जहां हमें एक पुरानी लैंग्वेज नजर आती है जिसे हम सी कहते हैं। ठीक, और ये जो पुरानी लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है। एम आई राइट? तो इसका मतलब ये कोई और प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करती है। ठीक, जिसे हम कहते हैं प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक, तो सीधी सीधी सी कहानी आती है बेटा कि जब आपके पास एक प्रोग्रामिंग अप्रोच पहले से थी तो आपने नई प्रोग्रामिंग अप्रोच क्यों बनाई? सीधी सी बात है। और आप उस प्रोग्रामिंग अप्रोच को यूज करके भी कहीं ना कहीं आप लैंग्वेजेस बना रहे थे और उन लैंग्वेजेस से सॉफ्टवेयर भी आप बना रहे हैं। तो मुझे नीड चाहिए, क्यों चाहिए बेटा कि ये ऊप्स नाम की नई प्रोग्रामिंग अप्रोच आई, तो क्यों आई? इससे पहले भी हमारे पास थी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच, जिसके अंदर लैंग्वेजेस बनाई जाती थी जिनको यूज करके हम अपने सॉफ्टवेयर बनाया करते थे। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी बेटे, या कुछ कमियां होंगी, या कोई ऐसा टास्क होगा जो शायद हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच में फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे। इसी वजह से इन लोगों ने इस नई अप्रोच को जन्म दिया। ठीक, चलो जरा बातें कर लेते हैं इस चीज को लेके। इस प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर एक्चुअली में दो बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से इन्हें नई प्रोग्रामिंग अप्रोच बनानी पड़ गई, और वो अप्रोच वो इसमें सॉल्व भी नहीं, वो प्रॉब्लम्स वो इसमें सॉल्व नहीं हो रही थी। काश वो इसमें सॉल्व हो जाती तो शायद उन्हें ये नई प्रोग्रामिंग अप्रोच बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो बेटे जी जरा निकालते हैं वो कौन कौन सी दो मेजर प्रॉब्लम्स थी जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच में वो लोग फॉलो कर रहे थे। प्रॉब्लम नंबर 1, जब वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच वाली लैंग्वेजेस में कोड लिखते थे तो कोड विल बिकम वेरी वेरी लेंथी। कोड बहुत ज्यादा लेंथी हो जाया करता था। ठीक, और लेंथ हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम की जड़ होती है लेंथ। जितना ज्यादा प्रोग्राम आपका लेंथी होगा
उतनी ही ज्यादा वो मेमोरी ऑक्यूपाइड करेगा, उतनी ही परफॉर्मेंस आपकी डिग्रेड होगी। ठीक, फिर जितना ज्यादा प्रोग्राम लेंथी होगा उतना ही कोड को डीबग करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर मैं सी लैंग्वेज के अंदर आपको 1000 लाइनों का कोड दे दूं, उसमें से बीच में से कहीं से एक ब्रेसेस हटा दूं और आपसे कहूं अब आप इसकी एक्यूरेट लोकेशन पे ब्रेसेस लगाओ तभी ये कंपाइल होगा, तो आप सर खुजाते खुजाते मर जाएंगे, वो लोकेशन नहीं होगी, बहुत लेंथी हो जाता है। तो हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच वाली लैंग्वेज में जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते थे या सॉफ्टवेयर बनाते थे, कोड बहुत ज्यादा लेंथी होता था और लेंथ ही सारी प्रोग्रामिंग की, सारी प्रॉब्लम की जड़ है। जैसा हम ये कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बट जब तक वो टैलेंट आदमी टैलेंट उसके टैलेंट दिखाने की बारी आती है, तब तक आज उस बेचारे का नंबर ही कट जाता है। मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया, हमारे ऑफिस में कंपनी आ जाती है, अब बच्चे हम बहुत ज्यादा लेंथी तो बच्चे 100, 150, 150 हो जाते हैं। अब जो बड़ा टॉपर अच्छा बच्चा था मेहनत करने वाला, बट उसका नंबर आया शाम को इंटरव्यू देने का, और शाम तक इंटरव्यू लेने वाला बेचारा थक गया। अब वो उससे बचकाने से क्वेश्चन पूछता है, और भाई क्या हाल तेरे, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, बॉयफ्रेंड का नाम था। तो कहता है यार मैं टायर्ड हो गया उनसे पूछ पूछ के। मतलब ये हुआ कि टैलेंट दिखाने का उसे मौका ही नहीं मिला। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, हम जरूरत से ज्यादा लेंथी होते जा रहे हैं। 1 अरब 35 करोड़ हो गए हो, 1 अरब 50 करोड़ चाइना है, और शायद 1 अरब 50 करोड़ हो चुके हैं। ये तो काउंटेबल हैं, जो अनकाउंटेबल है वो तो हम जानते ही नहीं। 20-25 करोड़ तो ऐसे ही पड़ गए थे। अभी लोग बात न्यूज में बोल रहे थे, व्हाट्सएप आ रहा था कि अब न्यूजीलैंड कोरोना मुक्त कंट्री पहला बन गया। अब पॉपुलेशन ही कितनी है उसकी? 50 लाख लोग पॉपुलेट रहते हैं सारे न्यूजीलैंड में, मात्र 50 लाख। हमारी दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, यूपी की 23 करोड़। सोचो, तो फिर अपने आप ही हो जाएंगे भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो हमारे यहाँ जो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो किसको लेके आती हैं? पॉपुलेशन को। हम जरूरत से ज्यादा लेंथी है, जॉब्स नहीं मिलती हैं, खाने पीने की हालत है, भुखमरी है, क्या करें? पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई ध्यान ही नहीं देता है, तो इस वजह से हमारे देश में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसी कुछ कहानी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी होती है। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी बेटा जितना ज्यादा आप कोड लेंथी करोगे उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे मैंने कहा, कोड को डीबग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, कोड की परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, बहुत ज्यादा मेमोरी ऑक्यूपाइड करता है। तभी तो आप देखेंगे जो सी लैंग्वेज है ये कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में पॉपुलर नहीं हो पाया। ठीक, सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले ही बताया था बेटे, 2 टाइप के बनते हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी भी हार्डवेयर से सीधा इंटरेक्ट करते हैं, हार्डवेयर से डेटा लेके आते हैं या हार्डवेयर पे जाके डेटा राइट करते हैं। ठीक, और जहां पर भी दुनिया में कोई कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइस या बनती है हार्डवेयर, तो उसका अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ काम आती है सी लैंग्वेज। इसीलिए सी को हम स्टेबल लैंग्वेज कहते हैं। आप कभी नहीं सुनोगे कि आज सी बहुत डिमांड में है या सी खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये स्टेबल लैंग्वेज है। ठीक, ये हमेशा ही डिमांड में रहेगी, इसलिए ना तो कभी इसकी डिमांड आती है ना कभी डिमांड जाती है। जब मैं 96 में सी पढ़ता था तब भी इसकी कीमत मुझसे 2500-3000 रुपए की जाती थी सी पढ़ाने की, और आज 96 लगभग मान के चलो लगभग 23-24 साल बाद भी आज भी सी के प्राइस उतने ही है। आज भी ये 3000, 3500 या 2500 में कहीं भी इंस्टीट्यूट वाले पढ़ा देते हैं अच्छे से, बिकॉज इट्स अ स्टेबल लैंग्वेज। ये ऐसा नहीं होता आज बहुत डिमांड में चली गई, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाली लैंग्वेजेस होती हैं, जो ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उनमें अक्सर अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। प्रोग्रामर को जिस लैंग्वेज में इजी वे में कोड लिखना पसंद होता है वो उसी को यूज करना शुरू कर देता है। तो सी इसी वजह से नहीं हो पाई क्योंकि कोड जरूरत से ज्यादा लेंथी हो जाता था। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, जैसे आपको सिखाया तो क्या नहीं होगा कॉलेज में, कि सी लैंग्वेज के अंदर आप मेरे लिए एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना के दिखाइए।
सी लैंग्वेज में। वैसे तो आप लोगों को बनाना GUI बेस्ड कैलकुलेटर बनाना सिखाइए, तो अगर ये आप मुझे बनाना सिखाएंगे, सी लैंग्वेज में बना के दिखाते हैं, तो उसमें आपको बटन शटन बनाने पड़ेंगे। आप देखेंगे एक बटन बनाने के लिए आप graphics.h यूज करेंगे और आपको 10 से 15 लाइन लग जाएंगी। कैलकुलेटर में 20 से 25 तो बटन ही बन जाते हैं। पता लगा सिर्फ कैलकुलेटर के डिजाइनिंग का जो कोड है वही मोर देन 500 लाइन्स में आ गया, जबकि हमने अभी एक्चुअल लॉजिक तो परफॉर्म ही नहीं किया। जबकि यही कैलकुलेटर मैं आपको जावा में डिजाइन कराऊंगा, मैक्सिमम 15 लाइनों में, 10 से 15 लाइनों के बीच में ये कैलकुलेटर डिजाइन होके आ जाएगा। फिर आप अपना लॉजिक लगाइए। कहाँ वहां डिजाइनिंग में नियर अबाउट 500 लाइन्स लग रही हैं और कहाँ यहाँ 10 से 15 लाइनों में वो कैलकुलेटर डिजाइन हो रहा है जावा के। कितना फर्क हो गया, क्योंकि वहां पे कोई रीयूजेबिलिटी नामक कॉन्सेप्ट नहीं होता था। इसी वजह से कोड की लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाया करती। अब जैसे मैं अगर आपको कहूं कि आप लोगों को एक चीज पढ़ाई जाती है जिसे हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर, क्या ये कोई लैंग्वेज है? एंड व्हाई दे टीच यू डाटा स्ट्रक्चर? कोई बता सकता है क्या है डाटा स्ट्रक्चर, डीएस, और आप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? सर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे मेमोरी एलोकेट की जाती है, इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। डेटा को ऑर्गेनाइज, चलो और थोड़ा सा बताओ। सर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। सर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए? मेमोरी नहीं बोलते, मेमोरी बोलते हैं। चलो गुड। बट नहीं, सुनिए, ये जो डीएस है इसके अंदर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, है ना। इट्स नॉट अ लैंग्वेज। इसमें स्टैक आएगा, क्यू आएगा, ट्री, बाइनरी ट्री, ग्राफ, एल्गोरिथम्स, सॉर्टिंग, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाई जाती है, कॉन्सेप्ट्स हैं। और वाया सी लैंग्वेज इनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वैसे ये सारी चीजें मैं आपको जावा में भी सिखाऊंगा, बिकॉज दीज आर जस्ट अ कॉन्सेप्ट, कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज। ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में मेमोरी में रखते हैं और कोड बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है। तो कोड बहुत कम लिखना पड़ता है इन डेटा के ऊपर सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में मेमोरी में रखेंगे। और जब वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है तो उसके ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत आसान हो जाता है। तो इससे कोड हमारा बहुत ऑप्टिमाइज होता है। ऑप्टिमाइज मतलब करने का मतलब होता है कि हम बहुत कम से कम लाइनों में ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। अब देखो, आपको सॉर्टिंग पढ़ाई जाती है, कई तरीके की मेरे बच्चों सॉर्टिंग होती है, बिल्कुल होती है, पर सब में रिजल्ट तो क्या आता है? ABCD आता है। तो फिर इतने तरीके की सॉर्टिंग क्यों पढ़ाते हैं? वो चेक करते हैं उसमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख रही है, कितनी बिग नोटेशन आ रही है, कितने कम से कम कंपैरिजन हो रहे हैं, किसमें कम से कम कोड लिखा जा रहा है, परफॉर्मेंस किसमें फास्ट आ रही है। वरना रिजल्ट तो सब में ABCD निकल के आएगा, रिजल्ट तो सब में ABCD ही निकल के आना होता है। आई हमारी बात समझ में? तो वो एक्चुअली डीएस की जो कॉन्सेप्ट है वो कोड को बहुत ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके जो एल्गोरिथम्स हैं, अगर आप इसके एल्गोरिथम्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें तो अमेजॉन, गूगल, IBM, ये जो बड़ी बड़ी फेसबुक, ये जब ऐसे इंटरव्यू लेते हैं ना फ्रेशर पे भी, चाहे एक्सपीरियंस पे, ये सिर्फ एल्गोरिथम्स से बात करते हैं। अगर आप एल्गोरिथम बता देते हो वो आपको सिलेक्ट कर देते हैं, बट वो इतने आसान नहीं होते, अच्छे खासे टफ होते हैं एल्गोरिथम। इसलिए वो लोग, ये बड़ी बड़ी कंपनी प्रेफर करती हैं कि जिसे डीएस के कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब उसे कोड को ऑप्टिमाइज करना आता है। तो ये कॉन्सेप्ट का पर्पस क्या है? कोड को ऑप्टिमाइज। और जहां ऑप्टिमाइज का मतलब होता है लाइन कम से कम लिखी जाए, आउटपुट ज्यादा से ज्यादा आए। बट हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने जाते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? कोड जरूरत से ज्यादा लेंथी हो जाता है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, आप जानते हैं गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, एक कॉलेज में आई थी, कॉलेज का चलो नाम नहीं लेते हैं, उन्होंने बच्चों से कहा कि भाई हमें ये प्रोग्राम बना दीजिए, और बच्चों ने कहा सर हमें सी लैंग्वेज आती है। उन्होंने कहा ठीक है सी में बना दीजिए, हमें तो लॉजिक से मतलब है, किसी भी लैंग्वेज में बना लो। तो उन्होंने सी लैंग्वेज में वो प्रोग्राम बच्चों ने बना दिया। अब जिन लोगों ने बना दिया उनका सिलेक्शन हो गया, जो नहीं बना पाए उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब जिन्होंने बनाया उन्होंने उनका कोड देखा और चेक किया, हर एक ने लगभग 25 से 30 लाइनों को यूज किया है टू मेक दैट प्रोग्राम। तो उन्होंने बच्चों से कहा कैन यू मेक द सेम प्रोग्राम इन 20 लाइन्स?
कैन यू मेक द सेम प्रोग्राम इन 20 लाइन्स? क्या आप सेम प्रोग्राम 20 लाइनों में बना सकते हो? बच्चे बेचारे फिर लग गए बनाने में। कुछ ने उन्हें 20 में बना दिया और बात कुछ नहीं बना पाए। जो नहीं बना पाए दे आर रिजेक्टेड, और जिन्होंने बना दिया दे आर सिलेक्टेड, वो सिलेक्ट हो गए। अब जिन्होंने बना दिया उन्हें फिर पकड़ लिया, कहा कैन यू मेक द सेम प्रोग्राम इन 15 लाइन? ऐसे करते करते वो 5 लाइनों पे ले आए थे, और सिर्फ एक बच्चे ने बनाया था। काफी साल पुरानी बात बता रहा हूँ, गूगल उस समय तो उसे 8 से 10 लाख के पैकेज पे ले गया। तो क्या करवाया उन्होंने? अपने कोड को ऑप्टिमाइज कराया। गूगल इतना बड़ा सर्च इंजन है बेटा, है ना। आप देखो, आप गूगल में अल्फाबेट टाइप नहीं करते हो, वो पहले से वर्ड सर्च करके ले आता है। सोचो उसके सर्चिंग के एल्गोस कितने फास्ट चलते होंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, सोचो। और पता है आज सबसे ज्यादा गूगल का यूज कहाँ होता है? ये चेक करने के लिए इंटरनेट चल रहा है, गूगल खोल के देख ले, क्योंकि गूगल की साइट सबसे फास्ट खुलती है। गूगल रोज रात को 12 बजे 12 लाख जॉब्स चलाता है, 12 लाख प्रोग्राम एक साथ चलाता है, जो वर्ल्ड की सारी पब्लिक साइट से पब्लिक डेटा उठा के गूगल के कंप्यूटर्स पे लाता है। गूगल के पास हजारों कंप्यूटर का एक क्लस्टर है जहां पे यूज किया जाता है हडूप, जहां एक मास्टर नोड होती है और एक स्लेव नोड होती है। तो वो रोज रात को 12 बजे जितनी भी पब्लिक साइट्स हैं उन सब पे जो भी डेटा चेंज हुआ होता है वो सारा डेटा उठा के ला के अपने कंप्यूटर के क्लस्टर्स में डाल देता है। फिर जब भी आप कोई वर्ड सर्च करते हो तो वो सीधा मास्टर नोड पे जाता है, और मास्टर नोड से पैरेलली एक साथ 10 लाख जॉब्स चलती हैं उन सारे कंप्यूटर्स पे उस वर्ड को सर्च करने के लिए। इसीलिए इमीडिएटली सर्च करके वो ला देता है। ऐसे काम करता है गूगल। ठीक, तो वो अपने सर्चिंग के एल्गोरिथम जो चाहता है वो चाहता है बड़े शॉर्ट से शॉर्ट हो और काम ज्यादा से ज्यादा करे। मतलब गूगल वालों ने भी क्या करने की कोशिश करी? कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी। यही तो मैं भी समझा रहा हूँ कि हर जगह प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर बनाना ठीक है, लॉजिक लगाना, लेकिन वो पसंद वही लॉजिक किया जाता है जिसमें कोड ऑप्टिमाइज हो, जिसमें लाइनें कम से कम लिखी हो और टास्क बड़े से बड़ा हो। और ये काम हम प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कर पाते थे। सी में जब भी हम कोड लिखते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने का, कोड बहुत ज्यादा लेंथी होता है, इसलिए सी हमेशा सिस्टम प्रोग्रामिंग में तो नंबर 1 है, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में इसका कोई यूज नहीं होता, क्योंकि कोड जरूरत से ज्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक, पहली प्रॉब्लम थी किसके अंदर? प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर। अब बात करते हैं बेटा दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जिसने एक्चुअली में इस नई प्रोग्रामिंग अप्रोच को जन्म दिया, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक, एक्चुअली सी जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच है उसके अंदर जो डेटा ट्रैवल करता है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता। इन अ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच डेटा ट्रैवल्स क्वाइट ओपनली, वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर, जिसे मैं एक प्यारे से एग्जांपल को लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, हम सारे के सारे अपना पैसा बैंक में रखना पसंद करते हैं। हम सारे के सारे अपना पैसा बैंक में रखना पसंद करते हैं। तो आप मुझे बताइए, व्हाई वी कीप आवर मनी इन अ बैंक? दो में से एक फायदा बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट किसे दोगे, सिक्योरिटी या इंटरेस्ट? प्रायोरिटी किसको ज्यादा दोगे? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को हम ज्यादा देंगे, क्योंकि बैंक्स आर वेरी सिक्योर। ठीक, तो हम अपना बैंक में रखते हैं पैसा, बैंक में आग लगे कुछ भी हो हमारा पैसा सिक्योर रहता है। बैंकों का बड़े पापा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सारा टेक केयर करते हैं। आपने देखा अभी इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लगभग 11-12 हजार करोड़ नीरव मोदी साहब लेके भाग गए। 8 से 9 हजार करोड़ लेके भागे थे हमारे माल्या साहब। नीरव मोदी साहब का तो आप जानते हैं पीएनबी से बहुत सारा पैसा लेके भागे थे, लोन लेके भागे थे। अब हम सब में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका अकाउंट पीएनबी के अंदर होगा और पैसा भी रखा होगा। क्या पीएनबी बैंक में आपका 1 रुपया देने से मना किया? नहीं, ये सारा लॉस बेयर किया आरबीआई ने, सारे बैंकों के पापा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार। भारत सरकार का ही बैंक है, तो ये सारा लॉस किसने बेयर किया? भारत सरकार ने बेयर किया। अगर ये हमारा अगर बैंक पे ट्रस्ट ना होता, जैसे अभी आपने देखा था एक बैंक बंद हुआ था, क्या नाम था उसका, शायद तो याद है?
अभी रिसेंट जो बैंक बंद हुआ है, यस बैंक बंद हुआ, तो उसका किसी का पैसा, गवर्नमेंट नहीं तो कमीशन देती है बैंकिंग करने की। तो ये जो है, अच्छा एक्सिस बैंक क्या इंडिया का बैंक है? आईसीआईसीआई क्या इंडिया का बैंक है? क्या एचडीएफसी बैंक इंडिया का बैंक है? नहीं भैया नहीं, ये इंडियन बैंक नहीं है, ये सब बाहर के बैंक है, और हमने इस पे अपना सारा पैसा भी रखा हुआ। तो ये लोग जब इंडिया में बैंकिंग करने की परमिशन लेते हैं तो करोड़ों अरबों रुपए एज ए सिक्योरिटी मनी भारत सरकार को देते हैं, जिससे कल को ये कहीं दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो गवर्नमेंट उस पैसे से अपने सारे जो इंडियंस हैं उनका पैसा वापस कर सके। ऐसे थोड़ा जिंदगी की कमाई इसमें रख देंगे, बैंकों पे विश्वास नहीं होगा तो फिर तो पानी खत्म होगी सब कुछ, फिर तो सारा गेम कैश पे ही चलेगा, फिर तो लूट खसोड़ी शुरू हो जाएगी, है कि नहीं? तो बिल्कुल बैंक में जो हम पैसा रखते हैं उसका मेन सबसे बड़ा रीजन है सिक्योरिटी। ठीक, अब मान लेते हैं एक अंकल जी के बैंक में अंदर 10 लाख रुपए रखे थे, उनकी बिटिया की शादी आई तो उन्हें खर्च करने थे, वो बैंक में गए ब्रीफ केस लेके, ठीक है, वहां से 10 लाख रुपए विड्रॉ किए, अपने ब्रीफ केस में डाले, और बैंक के बाहर ब्रीफ केस को ऐसे हिलाते हिलाते आज जैसे चलते ना मस्त जा रहे थे। मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे और कोई उनसे पैसा छीन के ले जाए, तो क्या अब बैंक इसकी गारंटी लेगा? जब तक पैसा बैंक में था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब वो बैंक से बाहर आ गया खर्च होने के लिए, अब कोई छीन के ले जाए, अब बैंक की कोई गारंटी। तो अक्सर आप देखते थे पहले डकैती वगैरह जो हुआ करती थी वो सब कैश के ऊपर हुआ करती, तो फिर उन्होंने देखा यार ये तो बहुत डकैती हो रही है, तो फिर वो इसका सोल्यूशन लेके आए प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इसे बोलते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को हम कहते हैं, एटीएम मशीन लेके आ गए। अब जब से ये चीज आई है तब से हर आदमी अपनी जेब में 500,000 रुपए से ज्यादा लेके नहीं चलता, उसे पता है जगह जगह एटीएम जरूरत पड़ी निकाल लूंगा, नहीं तो कार्ड से ही पेमेंट कर दूंगा, कैश लेके जाने की जरूरत, क्योंकि जहां कैश जाता है वहीं लड़ाई होती है, वहीं पर डकैतियां पड़ती हैं। और अब तो डिजिटल जमाना आ गया है, ऑनलाइन पेमेंट हो गई, गूगल पे करो, पेटीएम करो, ये करो वो करो, अब कोई दिक्कत ही नहीं, अब कैश कोई खास ज्यादा कैरी करता ही नहीं है, तो ये सब कमियां कम हो गई। इसलिए तो चोरों ने फिर एटीएम मशीन ही उड़ानी शुरू कर दी, उसी को लूटना शुरू कर दिया कि उसी से पैसा चुरा लेते हैं, है कि नहीं साहब? तो हमने कहा जो बैंक में था पैसा तो तब तक तो सिक्योर था, लेकिन जब बाहर लाए तो वो वहां से छीना जा सकता था, तो उसका सोल्यूशन निकाला गया, पहले प्लास्टिक मनी और आजकल फिर आ गया डिजिटल। तो इससे आपका पैसा कोई छीन के नहीं ले जा सकता। ठीक, बस ऐसी ही कुछ कहानी हमारे पास है। हम जो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा है जिस पर हम कैलकुलेशन करते हैं, जब उसे परमानेंट स्टोर करते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, दे आर वेरी वेरी सिक्योर, दे आर जस्ट लाइक अ बैंक फॉर अ डेटा। हम हमेशा अपना डेटा परमानेंट इसी डीबीएमएस में रखते हैं। आज तक कोई भी हैकर किसी भी डेटाबेस से डेटा चुरा के नहीं लेते, आज तक कोई भी हैकर किसी भी डेटाबेस से डेटा चुरा के नहीं जाता। आज बैंक में आपका कितना पैसा है ये सिर्फ एक स्टूपिड सी एंट्री है बैंक के डेटाबेस के टेबल के अंदर, दैट्स इट। आजकल सेंट्रलाइज बैंकिंग है, कहीं मैनुअल किसी फाइल में एंट्री नहीं है आपकी। ठीक, अगर ये सेव नहीं होंगे तो कोई भी हैकर आएगा, अपना डेटाबेस को हिट मारेगा और वहां से उसके 10,000 रुपए होंगे और 2 जीरो लगा के चला जाएगा, क्योंकि जिसमें जितना नंबर दिखाएगा उतना ही आपका पैसा होगा, उतना ही आपका पैसा होगा भाई। ठीक, तो इसीलिए हम अपना परमानेंट डेटा हमेशा कहां स्टोर करते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं। दे आर जस्ट लाइक अ बैंक, दे आर वेरी वेरी सिक्योर। बट जब भी हमें इस डेटा पे कैलकुलेशन करनी होती है तो फिर हमें इस डेटा को उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से उठा के अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी में लाना होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास ही सारे फंक्शंस, ऑपरेटर, इफ कंडीशन, लूप सारे के सारे उसके पास वेपन्स होते हैं जिनके थ्रू उस डेटा पे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सके, या सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, 90s की बात करूं, तो मैं 95 में चैंपियन हुआ करता था एक लैंग्वेज, पहले फॉक्स प्रो में, फिर विजुअल बेसिक में, फिर देन आई डिड जावा। ठीक, तो जो फॉक्स प्रो 90 से लेके 95 तक जितने सॉफ्टवेयर बना करते थे, दे वर रिटन इन फॉक्स प्रो। बहुत बढ़िया लैंग्वेज थी माइक्रोसॉफ्ट की, और वो कॉम्बो था, उसमें हम प्रोग्रामिंग भी करते थे बेटे,
और साथ साथ उसके अंदर हम डाटाबेस भी बनाते थे, दोनों काम उसमें किया करते थे। बट धीरे धीरे डेटाबेसेस के कॉन्सेप्ट बढ़ने लगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट बढ़ने लगे, दोनों को कंबाइन करके रखना बहुत मुश्किल हो गया। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग निकल गई, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अलग निकल गए, ठीक, क्योंकि दोनों बहुत हैवी हो गए थे, दोनों को कॉम्बो करके रखते थे तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। तो फिर अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाटाबेस से कनेक्शन बनाती है, अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाती है, और फिर वो वहां से डेटा निकाल के अपनी मेमोरी में ले आती है, उसके ऊपर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के। और अगर यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी से अगर डाटा हैक हो जाए तो मामला गड़बड़ है। बस यही प्रॉब्लम थी कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी से, जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुआ करती थी उनकी मेमोरी से डेटा आसानी से हैक हो जाता था, वो सिक्योर नहीं होता था। जिसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूं। ठीक, देखो आज आप सारे ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। ये आपका घर है, घर में खोला आपने ये ब्राउजर और मान लिया आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं, आपका पीएनबी में अकाउंट है। ये ब्राउजर में आपने लिखा pnb.com और जैसे आप एंटर की मारोगे इसके होम पेज की या लॉगिन पेज की रिक्वेस्ट एक पीएनबी के वेब सर्वर के पास जाएगी। मान लेते हैं ये है पीएनबी का वेब सर्वर। इस पे रिक्वेस्ट आएगी आपके वेब पेज की, यहां से इसके पास ये रिक्वेस्ट पहुंच गई। अब इस वेब सर्वर के अंदर हमने पीएनबी में ऐसे पीएनबी के बहुत सारे वेब पेजेस बना के रखे हैं। वेब सर्वर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, आगे बनाना सिखाएंगे हम आपको। ऐसे हमने बहुत सारे वेब पेजेस बना के इसमें रखे हुए हैं पीएनबी के साइट। फिर वो सर्वर जो पेज लॉगिन पेज इनमें से ढूंढेगा, उस लॉगिन पेज की एक कॉपी बना के आपको ब्राउजर पे भेजने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब होता क्या है, मैं आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। IEEE का एक प्रोजेक्ट है जिसका आज तक सोल्यूशन नहीं निकला, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपने भेजा pnb.com, ये पेज की, जिसके लॉगिन पेज की रिक्वेस्ट गई उसके सर्वर के पास, सर्वर ने लॉगिन पेज की कॉपी बना के उसे ब्राउजर की तरफ भेजी। जब ये लॉगिन पेज नेटवर्क पे ट्रैवल कर रहा था तो रास्ते में किसी ने हैक कर लिया। इसी को कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। और उसने रास्ते में हैक करके इसके अंदर अपनी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड इसके अंदर इंजेक्ट मार दिया और ये यहां से वापस भेज दिया वापस। तो बीच में इसे किसी ने हैक किया, इसलिए कहते हैं क्रॉस साइट। जब साइट क्रॉस कर रही थी उसके अंदर उसने अपनी हैकर ने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड इंसर्ट करके उस लॉगिन पेज में उसे रिलीज कर दिया। अब ये लॉगिन पेज आके खुला आपके ब्राउजर में। यहां पर था आपका एक आईडी, यूजर आईडी, फिर आपका था एक पासवर्ड का बक्सा और फिर आपका बटन था एक सबमिट। तो यहां पर आएगा आपका यूएससीआर यूजर आईडी वगैरह जो आप डाल सकते हैं। यहां पर आएगा आपका पासवर्ड, आईडी, पासवर्ड, और ये आपका बटन होगा सबमिट बटन। लाइक दिस। ये हो गया सबमिट बटन। तो अभी तक जो बैंक का यूजर आईडी और पासवर्ड था या तो आपके दिमाग में है या फिर बैंक के डाटाबेस में है। तो ना तो बैंक के डाटाबेस से कोई यूजर नेम पासवर्ड चुरा सकता है आपका, ना ही आपके भेजे में कोई घुसा मार के निकाल सकता है। अब वो आपके भेजे से निकला और वो यूजर नेम पासवर्ड आपने इन डब्बों में डाला। ये जो यूजर का और पासवर्ड का डब्बा था आपके दिमाग से निकल के यहाँ आ गया, यानी कि अब वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी में आ गया यूजर नेम एंड पासवर्ड। और जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक मारा
उस यूजर नेम पासवर्ड की एक कॉपी तो वेब सर्वर पे गई वेरीफाई होने के लिए, लेकिन हैकर ने इसके अंदर जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंजेक्ट की थी, उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ने उस यूजर नेम पासवर्ड की एक कॉपी हैकर को ट्रांसफर कर दी। इस यूजर नेम पासवर्ड की एक कॉपी किसके पास पहुंच गई? हैकर साहब के पास पहुंच गई। बस अब आप लॉग आउट करो, हैकर साहब लॉग इन करेंगे और वही होगा जो है मंजूर है हैकर होगा। तो इस तरीके से वो आपका यूजर नेम पासवर्ड कहां से चुरा के ले गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी से बेटे, ना वो आपके दिमाग से लेके गया, ना वो डाटाबेस से लेके गया। ठीक, तो ये आज तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप बस इतना कर सकते हैं कि एनक्रिप्ट वे में भेज सकते हैं ज्यादा अपने पेज को, लेकिन एक से धुरंधर बैठा है ससुरे रास्ते में डिक्रिप्ट कर लेते हैं। तो इस ऑनलाइन जो आपकी ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन जो होती है सारे के आपके ट्रांजैक्शन, इसको जो सिक्योर बनाया है वो बनाया है ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। और देखेंगे कितने फ्रॉड केस होते हैं, वो सब लोग आपको बहकावे में कहीं ना कहीं पहले आपसे ओटीपी ले लेते हैं, तभी आपके बैंक से वो पैसा निकाल सकता है। कोई भी फ्रॉड होगा, किसी के बस की नहीं जो आप फ्रॉड कर दे, जब तक कि आप उसे ओटीपी ना बनाओ। तो जो लोग सीधे लोग होते हैं, जो आईटी के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक, वो लोग इन झांसे में आ जाते हैं और वो लोग फोन करते हैं, साहब ये हो गया, हम आपका पैसा लगवा देंगे, ये कर देंगे, गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, आपके अकाउंट में इतना पैसा आया, आप लकी ड्रॉ में आया है, बस आप हमें ये बता दीजिए और हम आपके अकाउंट में ये पैसा डाल देंगे वगैरह वगैरह। वो लोग फंस जाते हैं। कभी किसी को अपना ओटीपी मत बताओ, क्योंकि अब क्या होगा, जब बैंक से कोई भी पैसा कुछ भी निकाला जाता है तो आप जानते हैं आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है। जब तक आप वो ओटीपी नहीं डालोगे तब तक आगे ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होगी। हैकर के बाप को नहीं मालूम कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, वो कौन सी कंपनी का है, कहां से आएगा, वो इस चीज को कभी ट्रैक ही नहीं कर सकता। तो जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है इन्हें अब सेव किया गया है किससे? ओटीपी से। अब धीरे धीरे देखना क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड, इवन एटीएम मशीन में भी ये ओटीपी लाने वाले, क्योंकि एटीएम मशीन से भी कोई ना कोई कार्ड को हैक करके वहां से आपका पैसा निकाल लेता है। एटीएम मशीन से भी बहुत फ्रॉड आए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, एटीएम मशीन से जैसे आप साइड के डालोगे आपके मोबाइल पे पहले ओटीपी आएगा और फिर आप वो ओटीपी एंटर मारोगे, तब एटीएम मशीन पैसा बाहर निकालेगी। तो ओटीपी रामबाण है, वन टाइम पासवर्ड, जिसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सिक्योर किया। जबकि आज तक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही निकला, जबकि सिक्योरिटी का एक और स्टेप बढ़ा दिया, क्योंकि साइट तो क्रॉस होगी, वो तो नेटवर्क पे ट्रैवल होके आएगी। ये पूरी कहानी सुनाने का मेरा एकमात्र पर्पस सिर्फ यही था कि डेटा जो हैक किया जाता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी से हैक किया जाता है। बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे थे। ये जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को फॉलो करने वाली, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करने वाली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनकी मेमोरी में जो डेटा ट्रेवल करता था वो क्वाइट ओपनली ट्रेवल करता था, वो सिक्योर नहीं होता था। जिससे मैं एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सी में जनरली आप जो मेमोरी में डेटा कैरी करते हो वो कैरी करते हो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, वो आप कैरी करते हो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में जो जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट बना दिया तो स्टूडेंट का आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ आप उसमें डालोगे और उसके डाटा मेंबर बाय डिफॉल्ट सारे पब्लिक होते हैं। कोई भी आउटसाइड फंक्शन सी का आके उस स्ट्रक्चर के कान पे थप्पड़ मार के उसके अंदर का सारा डेटा ले जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता उसे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यही दिक्कत थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो वो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग अप्रोच के अंदर डेटा की सिक्योरिटी को लेके बड़ी प्रॉब्लम है, वो सिक्योर नहीं हो पाता था। तो यहां से उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें एक नई प्रोग्रामिंग अप्रोच बनानी चाहिए जिसमें हम डेटा को सिक्योर करके रखने की कोशिश करेंगे मेमोरी के अंदर, जिसमें हम डेटा को बहुत सिक्योर करने की कोशिश करेंगे मेमोरी के अंदर। आगे हमारी बात समझ में? बस तो डेटा की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नई अप्रोच बनानी शुरू करी। ठीक, अब उन्होंने सबसे पहले जिस डेटा को सिक्योर करना था बेटे उसे ऑब्जर्व किया डीपली, एंड व्हाट दे फाउंड दैट डेटा इज नथिंग, इट इज जस्ट अ इंफॉर्मेशन ऑफ वन रियल वर्ड ऑब्जेक्ट। तो वर्ड निकल के आया ऑब्जेक्ट मेरे बच्चों। आई रिपीट,
जिस डेटा को उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी में सिक्योर करना था, इस नई प्रोग्रामिंग अप्रोच में सिक्योर करना था, उन्होंने उस डेटा को डीपली ऑब्जर्व किया एंड व्हाट दे फाउंड कि दैट डेटा इज नथिंग, दैट इज जस्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ वन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। तो वर्ड आया ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। दुनिया में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, मैं एक ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट, फैन वैन, पंखा वंखा, एसी वेसी, सब ऑब्जेक्ट है। या इंग्लिश के पॉइंट से बोले एनीथिंग विच हैज गॉट एट्रीब्यूट, एनीथिंग विच हैज गॉट एट्रीब्यूट, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। जिससे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम टेंजिबल कहते हैं। एक ऐसे ऑब्जेक्ट जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसे इनटेंजिबल कहते हैं। जैसे कि एयर, और एयर को मैनेज करने का भी सॉफ्टवेयर होता है, भूत अंकल। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम इनटेंजिबल बोलते हैं। ठीक, अब आप देखो ना, आज दुनिया में कोई भी एक सॉफ्टवेयर बताओ, कोई भी एक वेब एप्लीकेशन बताओ जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को मैनेज ना करती हो, बताओ जरा मुझे, एक भी है ही नहीं। अगर आप बैंक में जाओगे तो आपको अकाउंट होल्डर्स को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर बनाया गया। अरे भैया, अकाउंट होल्डर कौन है? आप ही तो हैं, और आप कौन है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। आप ड्यूकेट में आओगे, आप स्टूडेंट को मैनेज करने का हमने सॉफ्टवेयर बना रखा है, तो आप स्टूडेंट क्या, रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट। आप बिग बाजार में जाइए, उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर बना रखा है, पेस्ट वेस्ट, साबुन वाबुन, तेल, चीनी, ये सब क्या है? ये सब जो क्लोथ फ्लोथ एवरीथिंग, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स ही तो हैं। तो मुझे बताइए, दुनिया का कोई रियल वर्ल्ड का एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको नजर आता हो जिसमें रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को मैनेज ना किया जाता हो? सवाल ही पैदा नहीं। तो इन सारे के सारे सॉफ्टवेयर में सिर्फ क्या किया जाता है? रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को ही मैनेज किया जाता है। तो पहला पॉइंट उन्हें मिल गया कि भाई ये जो डेटा है जिसे हमें नई प्रोग्रामिंग अप्रोच की मेमोरी में सिक्योर करना है, ये तो एक रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है। चलो भाई, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब उन्होंने इस रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को डीपली ऑब्जर्व किया। अब उन्होंने इस रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को डीपली ऑब्जर्व किया एंड व्हाट दे फाउंड, ध्यान से सुनना, इन एवरी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, every real world object has got two characteristics। हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली होती है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, पहली होती है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, जो ये बताती हैं हाउ दैट ऑब्जेक्ट लुक लाइक्स, कि वो ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, आई एम एन ऑब्जेक्ट, यस आई एम। तो वैसे तो अभी आप लोगों ने, काफी सारे लोगों ने मुझे नहीं देखा क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है। अगर आप मुझसे सीधी ऑफलाइन क्लास ले रहे होते तो मुझे रोज देखते, और आपसे अगर कोई मेरे बारे में पूछता तो सर कैसे हैं, तो आप जरूर मेरी प्रॉपर्टीज बताते। कोई मेरा एक नाम है, सर नेम है, हाइट है, वेट है, कलर है, तो ये सब क्या है? मेरी प्रॉपर्टीज हैं जिनसे मैं दुनिया में पहचाना जाता हूँ। मुझे दुनिया पहचानती है, हाउ आई लुक लाइक। यही तो मैंने कहा, properties always tell us about an object, how that object look like, कि वो दिखता कैसे है। अगर आपका मोबाइल खो गया और आप पुलिस अंकल के पास FIR लिखवाने गए, तो पुलिस अंकल क्या पूछेंगे सबसे पहले आपसे? मोबाइल की प्रॉपर्टीज, किस कलर का था, कौन सी कंपनी का था, क्या मॉडल था, फलाना ढिमकाना। अगर किसी का बेबी गुम हो गया और पुलिस अंकल के पास जाओगे तो वही पूछेंगे, बेबी का नाम क्या है, हाइट कितनी है, कलर कैसा है, फोटो दिखाओ, कपड़े क्या पहने थे, जिससे उसे रिकॉग्नाइज किया जा सके, उसे पहचाना जा सके। क्या दुनिया में आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अज्यूम कर सकते हैं जिसकी कोई प्रॉपर्टीज ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? नहीं तो हम उससे पहचानेंगे कैसे? दैट इज द पॉइंट। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? चलो साहब, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से कि दुनिया में हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होती हैं? दो कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें से पहली होती है उसकी प्रॉपर्टीज, जो ये बताती हैं कि वो ऑब्जेक्ट दिखता कैसे है, हाउ दैट ऑब्जेक्ट लुक लाइक। चलो गुड। दूसरा होता है उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, दूसरा होता है उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है व्हाट दैट ऑब्जेक्ट कैन डू, वो ऑब्जेक्ट क्या क्या काम कर सकता है।
ठीक, वो उसका बिहेवियर कहलाता है। जैसे अगर मैं अपने बिहेवियर की बात करूं, आई कैन टॉक, आई कैन वॉक, आई कैन जंप, ठीक, आई कैन लाफ, आई कैन क्राई, ये सब क्या है, मेरे बिहेवियर हैं, है ना। अगर मैं वहां पढ़ा रहा होता तो एग्जांपल देता, मेरे हाथ में पेन होता, पेन भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट है, कलर है, विड्थ है, और फिर उसका एक बिहेवियर है, इट राइट्स, ये लिखता है। तो दुनिया में कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मैन मेड ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो गॉड मेड ऑब्जेक्ट हो, उसे कोई ना कोई फंक्शनैलिटी तो दी जाती है ना, वो किसी ना किसी पर्पस के लिए तो बनाया जाता है ना। यूजलेस तो हम कभी बनाते ही नहीं, यूजलेस तो हम कभी बनाते ही नहीं साहब। आगे आपकी बात समझ में सबको अच्छे से। इसका मतलब दुनिया में आप कोई भी रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट उठाइए, हर ऑब्जेक्ट के पास आपको दो कैरेक्टरिस्टिक जरूर मिलेगी, ठीक है। एक उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं और एक उसका बिहेवियर होता है। प्रॉपर्टीज ये बताती हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, बिहेवियर हमें ये बताता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है जनाब, आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। अब लेट अस सपोज मैं आपसे कहता हूं कि बेटा मैं अपनी एक प्रॉपर्टी है उसमें चेंज करना चाहता हूं, ठीक। मेरी थोड़ी सी टमी बाहर निकली हुई है और मैंने आप में से किसी बच्चे से कहा बेटा आप रोज 5 किलोमीटर जॉगिंग करो। मैं अपनी टमी अंदर करना चाहता था, फ्लैट करना चाहता था, तो मैंने आप में से किसी बच्चे को कहा बेटा अब आप रोज 5 किलोमीटर जॉगिंग करोगे। उस बच्चे ने कहा यस सर, और उसने रोज 5 किलोमीटर जॉगिंग करी, रोज की, ठीक है जनाब। और 1 महीने बाद मेरी टमी फ्लैट हो गई। क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि आप 5 किलोमीटर जॉगिंग करें और मेरी टमी अंदर हो जाए? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर मैं 5 किलोमीटर रोज जॉगिंग करूं तो मेरी टमी अंदर हो सकती है, तो मेरा पेट फ्लैट हो सकता है, बिल्कुल, है ना, मेरा मोटापा कम हो सकता है। बस यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं। उन्होंने भी इसी पॉइंट को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है, जब ये रियल लाइफ में पड़ा होता है तो इसकी जो प्रॉपर्टी और बिहेवियर है वो एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड है। यही दोनों एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। कोई बाहर वाला ऑब्जेक्ट आके इसकी प्रॉपर्टीज को छू नहीं सकता, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आई? मेरी प्रॉपर्टीज हैं, उनमें चेंज सिर्फ मेरा ही बिहेवियर करेगा। तो मेरी प्रॉपर्टी और जो बिहेवियर हो गए वो एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड हैं। कोई और ऑब्जेक्ट आए और वो मेरी प्रॉपर्टीज में चेंज कर सके, कर नहीं सकता। मेरी प्रॉपर्टी आउटसाइड वर्ल्ड से हिडन है, ओनली माय बिहेवियर कैन चेंज इट। बस ये आइडिया इन्हें क्लिक कर गया। तो उन्होंने कहा इसी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन तो हम मेमोरी में लेके आते हैं, इसी के लिए तो हम इसी को मैनेज करने का तो हम ऑपरेशन बनाते हैं। भाई मैं एक इंसान हूं ना, स्टूडेंट हूं ना, या टीचर हूं ना, तो मेरे को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर तो बनेगा ना, मैं अकाउंट होल्डर भी तो हूं। दैट्स इट। उन्होंने कहा इसी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का ही तो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। गॉट इट? तो क्यों ना जैसा ये ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में पड़ा हुआ है, इसको एज इट इज उठा के हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी में ले आते हैं। फिर देखो, तो क्यों ना हम इसके प्रॉपर्टी बिहेवियर को एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड करके ही अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी में लाएंगे, जिससे कि इसके प्रॉपर्टी बिहेवियर यही एक दूसरे को एक्सेस कर सके, कोई और एक्सेस ना कर सके, जैसा ये रियल वर्ल्ड के अंदर पड़ा हुआ है। अब टाइटली कपल्ड की अगर मैं आपको एक एग्जांपल की बात करूं, सो बहुत बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप सब के हाथों में मोबाइल होगा, कुछ लोग इंटरनेट, कुछ लोग लैपटॉप पे क्लास कर रहे होंगे, कुछ लोग मोबाइल पे मेरी क्लास कर रहे होंगे। क्या इस समय आपके मोबाइल की बैटरी बाहर निकलती है? नहीं निकलती। और बैटरी को मोबाइल के अंदर टाइटली कपल्ड कर दिया गया है। जब मोबाइल नए नए आए थे ना, 2000 से लेके 2010 तक, होता क्या था, आप अक्सर सुनते थे मोबाइल फट गया, मोबाइल की बैटरी फट गई, कुछ लोगों का चेहरा बिगड़ गया, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी मोबाइल की बैटरी फटने से। और मोबाइल की बैटरी आए दिन दुकान पे ऐसी मिला करती थी। क्यों? बैटरी एक केमिकल डिवाइस है, और पहले जब हम सिम वगैरह डालते थे तो हमें पीछे से मोबाइल को ओपन करना पड़ता था, बैटरी निकालनी पड़ती थी, उसके नीचे जाके सिम डलता था, और रोज हमारे गंदे सड़े हाथ उस मोबाइल की बैटरी पे लगा करते थे, और वो केमिकल डिवाइस भी बहुत जल्दी खराब हो जाती थी और फट जाया करती थी।
तो उसको सिक्योर करने के लिए आउटसाइड वर्ड से उन्होंने मोबाइल के अंदर उसे टाइटली कपल्ड कर दिया। अब आपका मोबाइल खराब हो जाता है, ससुरी बैटरी खराब नहीं होती, क्योंकि अब बैटरी बाहर निकालनी नहीं पड़ती, साइड से सिम चल जाता है, तो उसमें डस्ट वस्ट वो अंदर सिक्योर रहती है। इसलिए मोबाइल की बैटरी की लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आप नोटिस करेंगे आप लोगों के मोबाइल जरूर खराब हो जाएंगे, बैटरी नहीं खराब होती है इतनी आसानी से। क्यों? क्योंकि अब वो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट ही नहीं करती है, वो मोबाइल के अंदर टाइटली कपल्ड है। दैट इज फॉर टाइट कपलिंग जिसे हम कहते हैं। पहले था लूज कपलिंग, जब चाहे खोल के उसके अंदर से बैटरी को बाहर निकाला जा सकता था। बस यही पॉइंट इन लोगों ने भी ऑब्जर्व किया कि जो रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड फॉर्म में है। तो क्यों ना इन्हें एज इट इज उठा के मेमोरी में लेके आए, एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड करके। पहले भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी में हम एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी बिहेवियर ही मेमोरी में लाते थे, बट वो एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड नहीं होते थे। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि यार इन्हें टाइटली कपल्ड करके ही मेमोरी में लेके आएंगे। अब उन्होंने कहा यार इसे टाइटली कपल्ड कैसे करें, तो इसके लिए डिसाइड किया क्यों ना एक काम करें, इन दोनों को एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देते हैं। इन दोनों को, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बिहेवियर को एक कैप्सूल के अंदर बंद कर देंगे और फिर वो कैप्सूल मेमोरी में ले आएंगे, जिससे कि जो भी कोई आएगा कैप्सूल से टकराएगा और चला जाएगा, अंदर जाके कुछ एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों कैप्सूल के अंदर होंगे, एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड होंगे, ये दोनों ही एक दूसरे को एक्सेस कर पाएंगे, कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। और यहां से बना ऊप्स का पहला प्रोसेस, इन दोनों के इसकी प्रॉपर्टी और बिहेवियर को एक कैप्सूल के अंदर बंद करने के प्रोसेस को उन्होंने कहा एनकैप्सुलेशन। और जिस कैप्सूल के अंदर बंद करके ये मेमोरी में लेके आए ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी और बिहेवियर को, उसे कहा क्लास। उस कैप्सूल का नाम रखा क्लास। क्यों रखा ये मैं अभी बताऊंगा बहुत अच्छे से। अब आ गई मेरी बात समझ में। यहां से पहला कॉन्सेप्ट बना एनकैप्सुलेशन। ठीक है जनाब। और वो जो कैप्सूल, जिस कैप्सूल में मेमोरी में लेके आए थे, उस कैप्सूल को ये लोग कहते हैं क्लास। ठीक, अब देखो कैप्सूल वर्ड यहाँ पे यूज हुआ। अब जरा रियल लाइफ में कुछ सिचुएशन बता सकते हो, कुछ ऐसी लोकेशन बता सकते हो जहां पर आप कैप्सूल वर्ड यूज करते हो? कैप्सूल सुना है किसी ने? सर मेडिसिन में पता है व्हाई वी कीप अ मेडिसिन इन अ कैप्सूल? उसे आउटसाइड वर्ल्ड से सिक्योर करने के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आउटसाइड एनवायरनमेंट से रिएक्शन करके खराब हो सकती है, तो उसे कैप्सूल के अंदर डाल देते हैं और वो सिक्योर हो जाती है। और फिर वो इजी टू टेक भी होता है। कुछ मेडिसिन इतनी कड़वी होती है कि जीभ पे रखे तो वॉमिट आ जाए, तो कैप्सूल में डाल देते हैं, कैप्सूल जीभ पे रखो, ले जाओ अंदर जाके, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो क्यों रखी मेडिसिन कैप्सूल के अंदर? सिक्योरिटी। जहां जहां देखेंगे रियल वर्ल्ड में कहीं भी कैप्सूल वर्ड आएगा तो सिक्योरिटी। अगर मैं बात करता हूं फाइटर प्लेन की, अगर आप हमारे अभिनंदन शर्मा जी को सलाम करें, याद होगा MiG-21 से वो उन्होंने उड़ा दिया था अमेरिका का, ठीक है साहब, प्लेन जो पाकिस्तान वाले लेके आए थे। और वो सेव कैसे हुए थे? जो जितने भी फाइटर प्लेन होते हैं इसमें जो पायलट बैठता है कैप्सूल के अंदर ही बैठता है, और अगर उसका प्लेन कहीं क्रैश हो जाता है तो वो इजेक्ट दबा के वो कैप्सूल अलग कर देता है और प्लेन अलग हो जाता है। उस कैप्सूल से पैराशूट के थ्रू वो आसानी से नीचे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ये कौन है? प्रिया जिसने मैसेज लिखा है। क्या बोल रहे बच्चे, पहले से ही आंसर दे देवे। कौन है ये प्रिया? स्टूपिड प्रिया। सर गलती से लिख गया, सॉरी सर, गलती से लिख गया सर, गलती से लिख गया। क्या गलती से लिख दिया? ये क्या लिखा है तुमने? ये स्टूपिड आंसर क्या लिखा है ये चैट के अंदर? गलती से क्या लिख दिया तुमने भाई? ये क्या शो करना चाहते हो तुम सबको? क्या बोलना चाहते हो भाई? हैं?
क्या कह रहे हो सबको? ये क्या लिखा तुमने स्टूपिड सा? क्या बोले बच्चे पहले से ही आंसर दे नहीं दे सर, रहे? सर एक दोस्त ने कह रहा था मतलब इसी में कि तू आंसर मतलब दे देना, मैं कह रहा था बच्चे पहले से आंसर दे देते हैं, यही कह रहा था। तो यहाँ लिख क्यों रहा है बेटा जी? हाँ सर, वो एवरीवन पे लग गया सर, सॉरी सर। गलत बात है, ऐसे नहीं करते। चलो खैर, फिलहाल अच्छा हुआ। चल, तेरा ये देख के मुझे कुछ याद आ गया एक चीज। आप सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अपना अपना नाम और मोबाइल नंबर मेरे को भेजो प्राइवेटली। एवरीवन में मत भेजना, जो मेरा प्राइवेटली भेजना, ड्यूकेट होस्ट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, उसके ऊपर भेजो। मैं आप सबका एक ग्रुप बना रहा हूँ कि बाई चांस अगर कोई छुट्टी वुट्टी हो तो मैं उसके ऊपर एक मैसेज डाल दूं, सो दैट आपको परेशानी ना हो। मैं सारे बच्चों के ऐसे नंबर लेके उनके ग्रुप बना रहा हूँ। तो सारे बच्चे प्राइवेटली मेरे बच्चों अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर मुझे इसमें भेज दीजिए, सारे के सारे जितने भी इस समय लॉगिन है, सो दैट फ्यूचर में अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको उस ग्रुप पे एक मैसेज डाल सकूं कि बेटा आज क्लास है नहीं। अपना नाम और नंबर दोनों भेजिएगा प्लीज। नाम, पहले नाम लिखिए, सामने नंबर लिखिए, सारे के सारे जितने भी लोग अभी 30 के आसपास है, 29-30, सो दैट मैं आप सब बच्चों का एक ग्रुप बना सकूं अच्छे से, और उसमें सारी जब भी कोई इंफॉर्मेशन डालनी हो आसानी से डाल सकूं। ठीक है? और इवन आप भी अगर आपस में कोई डिस्कशन करना चाहेंगे तो आपस में कर सकते हैं, किसी का कोई बैच मिस हो जाए या कुछ हो जाए तो इसलिए मैं अपने सारे बैचेस के ऐसे ग्रुप बना रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से बाई चांस अगर कोई छुट्टी उट्टी लेनी पड़ जाती है ना, तो अभी आपको ऑनलाइन कैसे बताएं, बड़ी मुसीबत हो जाती है, कैसे फिर बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए मैं सबके ग्रुप बनवा रहा हूँ। तो जल्दी से आप सारे के सारे अपने नाम और मैसेजेस मुझे भेज दीजिए, मोबाइल नंबर और नाम सिर्फ, और कुछ नहीं, जिससे कि मैं उसका ग्रुप बना के आपको डाल सकूं। ठीक, अभी तक मेरे पास सिर्फ मात्र 6 से 7 लोगों के आए हैं। प्लीज जल्दी से भेज दीजिए, फिर मुझे मत कहना मर्जी आपकी, नहीं भेजना चाहते मत दीजिए। ठीक, वो तो आपका नंबर वैसे ही ड्यूकेट में अगर ऑफिस में खुला होता तो मैं वहां से ले ही लेता, लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पे हैं तो मुझे दे देंगे, तो मैं इसका एक ग्रुप बना के आपको फॉर्म करके दे। चलो फिलहाल अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। सो बेटा, मैं कैप्सूल में अभिनंदन सर जी का एक एग्जाम्पल आपको दे रहा था क्या, और ये कह रहा था कि भाई वो एक कैप्सूल में ही बैठते हैं, तो जहां भी कैप्सूल वर्ड आता है वहां देखेंगे सिक्योरिटी आती है, और यहीं से कॉन्सेप्ट बना के प्रॉपर्टी और बिहेवियर को कैप्सूल में बंद करने के प्रोसेस को कहा गया एनकैप्सुलेशन, और जिस कैप्सूल में बंद किया उस कैप्सूल को हम कहते हैं क्लास। बेटे तो कुछ इस तरह से ये देखो बेटा, ये हमारा एक रियल वर्ड का ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इसके अंदर है प्रॉपर्टीज और इसके अंदर है बिहेवियर्स। ये है इसके अंदर प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, और ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड होते हैं, यही दोनों एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। बस यही आइडिया इनके दिमाग में आया और इन्होंने बनाया अपनी इस नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच के अंदर एक कॉन्सेप्ट जिसे हम ये कहते हैं क्लास। और इस क्लास के अंदर लेके आए इन प्रॉपर्टीज को एज ए डाटा मेंबर्स, इन बिहेवियर्स को लेके आए एज ए मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शंस, और इनको एक दूसरे के साथ टाइटली कपल्ड कर दिया। तो अगर हम कहें ना बेटे, तो ये जो हमारा क्लास है ना, ये स्ट्रक्चर्ड का मॉडिफाइड रूप है। स्ट्रक्चर में क्या होता था, केवल डाटा मेंबर्स होते थे, फंक्शन आउटसाइड द स्ट्रक्चर होते थे। उसी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो वहां उन्होंने उठा के दोनों को एक साथ टाइटली कपल्ड कर दिया। तो प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है, प्रॉपर्टी जो थी वो रिप्रेजेंट हुई एज ए डाटा मेंबर्स मेरे बच्चों, और जो बिहेवियर है ये रिप्रेजेंट हुआ एज ए मेंबर फंक्शन बेटा। दैट्स इट। और यहां से आया उसका पहला कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं
एनकैप्सुलेशन। और जिस कैप्सूल में ये मेमोरी में लेके आए बेटे उसी कहते हैं क्लास। और देख लो अब क्लास में क्या होता है, यही डेटा मेंबर फंक्शन एक दूसरे को एक्सेस कर पाते हैं, कोई और एक्सेस नहीं कर पाता। दैट इज व्हाट टाइट कपलिंग। ये आइडिया कहां से आया? बिल्कुल रियल वर्ल्ड से, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बेटे अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें मेरा ही बिहेवियर चेंज करेगा। मैं ही जॉगिंग करता हूं, स्किपिंग करता हूं तो मेरी टम्मी अंदर होगी, आपके करने से कोई फर्क नहीं होगा। तो मेरी जो प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड वर्ल्ड से रिटर्न है, ओनली माय बिहेवियर कैन चेंज, वो सिक्योर है। बस यही आइडिया इन्हें आया था कि हम भी इन्हें कैप्सूल में बंद करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेमोरी में लाएंगे। और आज ऐसा ही होता है, क्लास के फॉर्म में ही हमारा डेटा मेमोरी में आता है और मेंबर फंक्शन, और वही उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट एनकैप्सुलेशन। अब मैं अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूँ तो मैंने शुद्ध देसी तरीके से आपको समझाया। अगर टेक्निकल किताबी डेफिनेशन बताऊं तो उसमें भी यही कहानी निकल के आती है। उसमें ये लिखा रहता है, रैपिंग अप डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। एनकैप्सुलेशन को क्या कहते हैं बेटे? रैपिंग अप डाटा मेंबर्स एंड अ मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को रैप अप करना एक सिंगल यूनिट के अंदर, जिसे हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। वर्ड आया बेटे रैपर। अब आप बताइए किसी भी चीज के ऊपर आप कोई रैपर क्यों चढ़ाते हैं? सिक्योरिटी, उसे सिक्योर करने के लिए। आप अपनी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर टेम्पर चढ़ाते हैं, जिससे कभी मोबाइल गिरे तो स्क्रीन ना टूटे या टेम्पर टूट जाए। आप अपने खाने पीने की चीजों के ऊपर रैपर चढ़ाते हैं, जिससे कि बाहर से कोई मधुमक्खी या कोई मच्छर जा उस खाने को खराब ना कर दे भाई, मक्खी वक्खी। आप उसी के ऊपर रैपर चढ़ा देते हैं। आप दुनिया में अपनी कॉपी के ऊपर भी कवर या बुक्स के ऊपर भी कवर चढ़ाते हैं, क्यों रैपर करते हैं? जिससे वो चीज खराब ना हो। तो दुनिया में हर चीज के ऊपर रैपर जो चढ़ाया जाता है उसका मेन पर्पस है उस चीज को सिक्योर करना। कहीं से भी आप समझने की कोशिश करें, डेफिनेशन निकाले, निकल के वही आता। ठीक, अब इन्होंने जिस कैप्सूल के अंदर मेमोरी में एक रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बिहेवियर को लेके आए एज ए डाटा मेंबर एंड अ मेंबर फंक्शन, उस कैप्सूल को क्या कहा? उस कैप्सूल को कहा क्लास मेरे बच्चों। अब क्यों कहा इस कैप्सूल को क्लास? चलिए इस पे बात करते हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है भाई? अब वही बच्चा आंसर दे, भाई इसको आंसर देने देना, ये कहता है सब पहले ही आंसर दे देते। चल पेट को हमने ऑप्शन दिया, सोच के समझ के बताओ। इसी में तो केस है बेटा, पूछा तो आप भी दो, क्या दिक्कत है? आप भी बोलो। चलिए आप मुझे जितना पूछो उतने आंसर दीजिएगा, जिसको आए खूब आंसर दो आराम से। मुझे सिर्फ रियल वर्ल्ड के अंदर, मुझे सिर्फ रियल वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी लोकेशंस के नाम बताओ बेटे जहां पर आप डे टू डे लाइफ में क्लास वर्ड यूज करते हैं। बताओ जरा कहां यूज करते हो क्लास वर्ड? बिल्कुल रियल लाइफ से टच करते हैं इसे। उप्स है रियल लाइफ में सब कुछ। बताओ सर्टेन लोकेशंस के नाम बेटे जहां आप क्लास वर्ड यूज करते हो रियल लाइफ में। सर स्कूल कॉलेजेस। स्कूल कॉलेजेस, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। अभी भी मेरे पास सारे नंबर नहीं आए भाई, केवल यहाँ पे मुझे 22 लोगों के नंबर ही लग रहे हैं। क्या बाकी लोगों ने नहीं भेजे? चलो मर्जी भाई, मत भेजो, चॉइस इज योर्स। क्योंकि स्टूडेंट इस समय दिखा रहा है 29। क्लास वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे सारे नहीं 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 नो 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 स्टॉप 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 स्टॉप, रटा नहीं रख, चुप 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 चुप। नहीं 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 नहीं, गलत बोल रही है। मैंने अभी क्या पूछा? मैंने बोला बेटा उतना ही आंसर दो जितना पूछे। आपने जो रट्टा मारा हुआ वो नहीं पूछना है किताब में रट्टा वाला ना। मैं पूछ रहा हूँ मेरी बिटिया, मुझे सिर्फ उन लोकेशंस के नाम बताओ जहां पे आप रियल लाइफ में क्लास वर्ड को यूज करते हैं। लेट मी नो द ओनली लोकेशंस नेम। मुझे सिर्फ लोकेशन के नाम, जैसे एक बच्चे ने कहा स्कूल कॉलेजेस, एब्सोल्युटली राइट, और लोकेशंस भी होंगी। मैंने पूछा ही नहीं आगे की कहानी। तभी तो कहते हैं आईटी प्रोफेशनल मस्ट बी अ गुड लिसनर। वो बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सक्सेसफुली सुनेगा नहीं, उसका सॉल्यूशन नहीं दे सकता। इसलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था, जितना पूछा जाए उतना आंसर दो मेरे बच्चों। और मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि मुझे रियल लाइफ में कुछ लोकेशंस के नाम बताइए बेटे जहां पर आप क्लास वर्ड यूज करते हैं। सिर्फ नाम मेरे बच्चों। जैसे एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया, स्कूल कॉलेजेस ट्यूशन कोचिंग सेंटर, इन जगह क्लास वर्ड यूज होता है। एब्सोल्युटली राइट। और बताइए। गाड़ी में।
गाड़ी कौन सी गाड़ी बेटा? ट्रेन ट्रेन हाँ ट्रेन के अंदर, बिल्कुल सही, बिजनेस क्लास ट्रेन के अंदर होता है। एरोप्लेन सर। बिल्कुल एरोप्लेन में होता है, वेरी नाइस, गुड। ट्रेन में भी होता है, एरोप्लेन में होता है, शाबाश। और सर सोसाइटीज में। सोसाइटी में, हाई लेवल सोसाइटी, लो लेवल सोसाइटी, बिल्कुल सही, गुड। और शाबाश, ये नवा प्लेयर सर क्रिकेट में। हाँ क्लास, बिल्कुल होता है बेटा। जो हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं, क्लास ए प्लेयर्स होते हैं, क्लास बी, इवन गवर्नमेंट ऑफिसेस में होता है एम्प्लॉय, क्लास ए एम्प्लॉय, क्लास बी एम्प्लॉय, सुना होगा आपने, ठीक। इवन कार्स, मर्सिडीज की एस क्लास, ए क्लास, बी क्लास, क्या कारें होती हैं भाई वो। चलिए बहुत है, इतना काफी है। तो ऐसी बहुत सारी लोकेशंस है मेरे बच्चों जहां पर आप ये क्लास वर्ड यूज करते हैं, और ऐसी बहुत सारी भी अभी निकल के आ सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। अब एक कदम आगे बढ़ाता हूँ। अब मुझे ये बताओ, जो बिटिया बोल रही थी, अब मैं वो चीज पूछूंगा। अब मुझे आप इस क्लास वर्ड को एक्सप्लेन करो। अब आप मुझे कुछ ऐसे बताओ कि सर रियल लाइफ में कहीं भी ऐसा होगा तो वहां क्लास वर्ड लगाया जा सकता है। अब आप मुझे क्लास वर्ड को एक्सप्लेन करो कि सर रियल लाइफ में कहीं पर भी अगर ऐसे ऐसे जगह चीजें होती हैं तो वहां क्लास वर्ड लगा सकते। अब मैं इसकी एक्चुअली में डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। अभी तक तो लोकेशन के नाम Similar type of objects. हेलो क्या भी लगता चलो है तो सही उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ और बताओ, और बताओ, अभी कोई हेलो बोल रहा था। चलो खैर मैं ही समझा देता हूँ। बात इसने भी सही कही थी, गलत बिल्कुल नहीं कही थी। हम जो ह्यूमन बीइंग, क्लास वहाँ पे होगी जहाँ पे बोलो शाबाश, अटक गई गुड़िया, क्या हुआ बोलो। से कहीं से कुछ बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने और कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्लास डिवाइड की जाती है कि ये अच्छे बच्चों की क्लास है, ये थोड़े वीक बच्चे हैं उनकी क्लास। इस टाइप से क्लास एग्जांपल हो गया, फिर से एग्जांपल नहीं। क्लास तो आजकल सारे ही होते हैं बेटा, आजकल कहाँ ऐसा होता है कॉलेज में, कहीं ऐसा होता है सारे अच्छे बच्चों की अलग क्लास बनाई हो, गरीब बच्चों को नहीं। आपने गुरु नानक जी का शायद भाषण नहीं सुना कभी लाइफ में। वो कहते हैं कि जितने भी सारे बुरे लोग हैं सारे इकट्ठे हो जाओ, जितने भी सारे अच्छे लोग हैं सारे स्कैटर्ड हो जाओ तो कोशिश ये की जाती है कि जहाँ वीक बच्चे हों वहां पे अच्छे बच्चों को लेके आया जाए, जिससे उनके साथ रह के वो भी थोड़ा सा सीख जाए। तो हमारे क्लास में बेटा हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं लाइफ में कहीं। हमने भी इतनी पढ़ाई करी है, चाहे वो कमजोर बच्चे हों चाहे होशियार बच्चे हों, मिलते तो सारे एक साथ हैं। किसी स्कूल कॉलेज में ऐसा सुना है कि बहुत होशियार वाले बच्चों की अलग क्लास बना दी जाती हो, वीक वालों को बिल्कुल और वीक करने के लिए उनकी गैदरिंग अलग कर दी जाती है, उनका बेड़ा गर्क और नहीं। स्कूल वाले हमेशा कोशिश करेंगे जो वीक बच्चा होता है, टीचर्स जो होते हैं अच्छे क्लास टीचर्स, वो देखते हैं बच्चा बहुत वीक है, ये टॉपर बच्चा है, उसकी चेयर उसके साथ लगाओ, किसी की उसे देख देख के शायद वो भी कुछ सीख जाए, ऐसा करते हैं। चलिए खैर मैं बताता हूँ। हम ह्यूमन बीइंग की एक टेंडेंसी है, ये जो रियल वर्ल्ड में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ना बेटे, जब भी हम इनकी कहीं गैदरिंग करते हैं तो हम इनमें कोई कॉमन चीज ढूंढते हैं, हम उसके आधार पर इनकी गैदरिंग करते हैं, जिसे आप सिमिलैरिटीज कहते हैं। जिसे आप कहते हैं सिमिलैरिटीज। हमारी आदत है कि हम कहीं भी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को गैदर करके रखेंगे तो उनमें कुछ चीज सब में कॉमन ढूंढेंगे, जो जिनमें वो चीजें कॉमन होंगी उनका एक ग्रुप बना देंगे, जिनमें कुछ चीजें सिमिलर होंगी, कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, उसके आधार पर हम उनको गैदर करते हैं, उनका एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं क्लास। ठीक, जैसे मैं भी आपकी क्लास ले रहा हूं तो आप सारे स्टूडेंट है बेटे, अलग अलग कॉलेज से आते हैं, अलग अलग सिटी में बैठ के पढ़ रहे होंगे, अलग अलग नाम है, सब कुछ है, बट आप सारे स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी है, वो है सब्जेक्ट, जिसमें जावा है। तो यहाँ सिमिलर आ गया कि आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी ऐसी हो गई जिसके अंदर सेम वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आप इस ग्रुप को क्लास कहेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 डॉटनेट के बैठा दूं, 2 PHP के बैठा दूं, ठीक है, 2 पाइथन के बैठा दूं, फिर इसे क्लास नहीं कहेंगे, इट विल टर्न इनटू अ सेमिनार। फिर ये सेमिनार बन जाएगा जहां अलग अलग लोग बैठ के आपसे लेक्चर ले सकते। तो क्लास क्या होती है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ, जैसे उस बच्चे ने बोला, टेक्निकल में की बात करता हूं मैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारे ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी यही है कि जहां कहीं भी हमें रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को कहीं गैदर करना होता है, उनका कोई ग्रुप बनाना होता है,
तो हम उनमें कोई सिमिलैरिटीज देखते हैं, उनमें कोई कॉमन चीज देखते हैं, उसके बेसिस पर ग्रुप बनाते हैं, जिसमें उसमें इजी टू यूज, इजी टू सर्च, ये सारे फायदे हमें हो जाते हैं। और फिर उस ग्रुप को ये लोग क्लास कहते हैं। तो उन्होंने कहा जब रियल वर्ल्ड में ये जो ग्रुप बनाते हैं वो रियल टाइप के ऑब्जेक्ट्स, सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाते हैं, उसे क्लास कहते हैं। तो हम भी मेमोरी में सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स ही लेके आएंगे, और क्योंकि इनके ग्रुप को ये लोग क्लास कहते हैं तो हम भी इसे क्या कह देते हैं, क्लास ही बोल देते हैं। क्योंकि हमने भी तो इन रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर बनाना है, हमने भी इन रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की मेमोरी में लेके आनी है। तो क्यों ना जब हम इन ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर की मेमोरी में एक साथ लेके आएंगे तो हम भी सिमिलर टाइप के लेके आएंगे, और इनके ग्रुप को क्योंकि ये रियल लाइफ में क्लास कहते हैं, इसलिए क्यों ना हम भी इन्हें क्लास कह दें। बड़े सोच समझ के टॉपिक का नाम दिया जाता है बेटा। वो चाहते हैं कि प्रोग्रामर उस टॉपिक के नाम से ही समझ जाए व्हाट इट डज, अगर उसे थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो। इसीलिए एक छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन लिखिए बेटे क्लास की, जो मैं आगे आपसे बहुत यूज पूछूंगा भी और यूज भी करवाऊंगा। लिखिए कि क्लास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो शुरू में एक बच्चे ने बोला भी था। क्लास इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड, आगे भी लिखिए छोटी सी डेफिनेशन, एंड it's an implementation of encapsulation. It's an implementation of encapsulation. ठीक बेटे, एनकैप्सुलेशन क्या कहता था, रैपिंग अप डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। और आप देखो हमने डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को जिस सिंगल यूनिट के अंदर रैप अप किया है उसे क्लास ही तो कह रहे हैं। तो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो इस तरीके से इन्होंने इस नई प्रोग्रामिंग अप्रोच में एक एनकैप्सुलेशन नामक कॉन्सेप्ट बनाया और जिसके अंदर से लेके आ गए एक कॉन्सेप्ट को क्लास। अब उन्होंने लिख दिया अपने डिस्क्रिप्शन में कि अगर हमारी प्रोग्रामिंग अप्रोच को कोई भी प्रोग्रामिंग अप्रोच फॉलो करेगी तो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे क्लास बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को एज ए डाटा मेंबर दिखाना होगा और उसके बिहेवियर को एज ए मेंबर फंक्शन उन्हें टाइटली कपल्ड करना होगा। तभी तो आप देखेंगे बेटे, आप दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, उसमें रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को हमेशा क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज को हमेशा एज ए डाटा मेंबर माना जाता है, उसके बिहेवियर को एज ए मेंबर फंक्शन इन्हें टाइटली कपल्ड किया जाता है। क्योंकि ये उप्स की डिस्क्रिप्शन में लिखा है तो फॉलो तो करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को। तो यहाँ तक तो स्टैंडर्ड बना दिया उप्स बनाने वालों। फिर उप्स बनाने वाले ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिबर्टी दी। उप्स बनाने वाले ने फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाने वालों को लिबर्टी दी कि इसके आगे अगर आप क्लास में कोई फर्दर कैटेगराइजेशन करना चाहें तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट जहां तक तो स्टैंडर्ड है आपको इसे फॉलो करना ही पड़ेगा सबको। यहां तक तो स्टैंडर्ड है, एवरीबॉडी हैज टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड। इसलिए दुनिया की कोई भी मेरे बच्चों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देखो, उसके अंदर हमेशा रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को क्लास से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज को डाटा मेंबर से, उसके बिहेवियर को मेंबर फंक्शन से। ठीक, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसके अंदर अपने हिसाब से फर्दर कैटेगराइजेशन की। जैसे बेटे जी, आप बच्चों ने अगर C++ पढ़ी हो तो वो इस क्लास के सेक्शन बना देते, प्राइवेट सेक्शन, प्रोटेक्टेड सेक्शन, पब्लिक सेक्शन, ऐसे करके। बट ये उप्स नहीं कहता सेक्शन बनाने को। अगर उप्स कहता तो फिर जावा को भी अपनी क्लास में सेक्शन बनाने पड़ते, सारी लैंग्वेज को बनाने पड़ते सेक्शन, पर ऐसा उप्स नहीं कहता। ठीक है, तो जावा ने भी फिर इस क्लास में अपने हिसाब से फर्दर कैटेगराइजेशन।
जावा ने भी इसमें अपने हिसाब से फर्दर कैटेगराइजेशन किया बेटे। क्या कैटेगराइजेशन किया? जावा ने अपने इन डाटा मेंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है जी, कौन कौन सी? एक बेटा इंस्टेंस डाटा मेंबर, और एक स्टैटिक डाटा मेंबर। तो जावा ने अपने डेटा मेंबर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक इंस्टेंस डाटा मेंबर और एक स्टैटिक डाटा मेंबर। ठीक है। सिमिलरली जावा ने बेटे अपने मेंबर फंक्शंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया। इंस्टेंस फंक्शन एंड स्टैटिक फंक्शन, बस। जिससे जावा में इन चारों की कहानी समझ में आ गई। समझ लो किला फतेह हो गया। ठीक, यही पूरी जावा के बैकबोन है। यहीं से सारी जावा की कहानी शुरू होती है। जिससे ये चारों चीजें क्रिस्टल क्लियर है, वो बड़ी आसानी से जावा में छक्का मार सकता है। क्यों? क्योंकि अब आप जावा में, ध्यान से सुनना, अब आप जावा में जब भी किसी रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्लास बनाओगे, बिल्कुल बनाओगे। फिर आपको उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एज ए डाटा मेंबर लाना होगा, बिल्कुल लाना होगा। तो आपको ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी को मैं इंस्टेंस डाटा मेंबर बनाऊं और कौन सी प्रॉपर्टी को मैं स्टैटिक डाटा मेंबर बनाऊं। ऑब्जेक्ट के कौन से बिहेवियर को मैं इंस्टेंस फंक्शन बनाऊं और ऑब्जेक्ट के कौन से बिहेवियर को मैं स्टैटिक फंक्शन बनाऊं। क्योंकि अगर ये क्लास की डिजाइनिंग आपने खराब कर दी, यानी कि इसे हम कहेंगे एनकैप्सुलेशन नामक कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन, जो मैं अब आपको सिखाऊंगा। अभी तो सिर्फ थियोरिटिकली मैंने आपको एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझाया है बेटे। अब उस कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। अब मैं आपको रैप अप करना सिखाऊंगा डाटा मेंबर फंक्शंस को एक सिंगल यूनिट के अंदर, जिसे हम क्लास कहते हैं। एक फर्स्ट क्लास रियल वर्ल्ड का एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि अगर हमने ये जरा सी डिजाइनिंग खराब कर दी क्लास की, और इसी क्लास पे आगे इनहेरिटेंस होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे बेटे, तो आगे के तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएंगे। इसलिए ये क्लास डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जानते हैं ये क्लास डिजाइनिंग का काम जो करते हैं कंपनी के अंदर, वो टॉप लेवल के, सबसे टॉप लेवल का बंदा करता है, जिसे कहा जाता है सिस्टम एनालिस्ट। जब भी कोई क्लाइंट किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में आता है कोई सॉफ्टवेयर बनवाने, तो सिस्टम एनालिस्ट को उससे भिड़वा दिया जाता है और वो शुरू करता है पहला स्टेप SDLC का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, जिसे कहते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। वो क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट को गैदर करता है, हाँ भाई क्या क्या काम करवाना चाहता है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो डिजाइन करता है क्लास डायग्राम, एक UML लैंग्वेज को यूज करते हुए क्लास डायग्राम्स बनाता है। ठीक, और वो क्लास डायग्राम अक्सर वो एक सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए बनाता है। IBM का एक टूल है रेशनल रोज, बड़ा कॉस्टली है तो मिलता नहीं है, उसको यूज करके क्लास डायग्राम्स बनाए जाते हैं। फिर वो क्लास डायग्राम क्लाइंट के पास वेरीफाई होने जाते हैं। जब क्लाइंट उन्हें वेरीफाई करता है, ओके आई एम सेटिस्फाइड, देन दे स्टार्ट सर्चिंग ए लैंग्वेज कि अब हमारे क्लास डायग्राम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इजीली इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। देन दे डिसाइड द लैंग्वेज। तो इसीलिए ये क्लास डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं।
इसी एनकैप्सुलेशन नामक कॉन्सेप्ट का अब मैं आपको इंप्लीमेंटेशन सिखाने जा रहा हूं। मैं एक छोटा सा रियल टाइम सिनेरियो अज्यूम कर रहा हूं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको मैं एक एक चीज बड़ी तसल्ली से सिखाऊंगा, उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखवाऊंगा, और फिर बीच बीच में टाइम टू टाइम आपको कोई भी रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट दे दूंगा, आपसे कहूंगा ये रहा पेन, ये पेन की 5 प्रॉपर्टीज हैं, ये इसके 4 बिहेवियर हैं, चलो मेरे लिए क्लास डिजाइन करो, बताओ इसकी कौन सी प्रॉपर्टी इंस्टेंस बनाओगे, कौन सी प्रॉपर्टी स्टैटिक, इसका कौन सा बिहेवियर इंस्टेंस बनाओगे, कौन सा स्टैटिक। आई थिंक कोई भी रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट दूंगा, फिर आप बनाएंगे क्लास पेन, मुझे बताएंगे सर ये वाली प्रॉपर्टी इंस्टेंस और इसलिए बननी चाहिए, जिससे कि आपको प्रॉपर एनकैप्सुलेशन का इंप्लीमेंटेशन समझ में आ जाए। ठीक, तो मैं छोटा सा सिनेरियो अज्यूम कर रहा हूं। मैं अपने आप को कंसीडर करता हूं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। मान लिया मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हूं मेरे बच्चों, और मेरे पास एक क्लाइंट आता है जो अपने एम्प्लॉय को मैनेज करने का मुझसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, जो अपने एम्प्लॉय को मैनेज करने का मुझसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है, जिसे हम एचआर का सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एचआरएमएस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूमन है ना, हम एक रिसोर्स की तरह कंपनी में काम करते हैं, तो हमें मैनेज करने का सिस्टम, और आप जानते हैं हर कंपनी में ऐसा ही होता है, सैलरी कैलकुलेट करना, इंसेंटिव कैलकुलेट करना, अटेंडेंस कैलकुलेट करना। सोचो टीसीएस में इंडिया में 6 लाख लोग काम करते हैं, क्या 6 लाख लोगों की मैनुअली सैलरी बना पाना पॉसिबल है? 1 तारीख को सबकी सैलरी ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू उन सबके अकाउंट में शिफ्ट हो जाती है, ऑटोमेटिकली, दिन हो या रात हो, कुछ भी हो, छुट्टी होना हो, दैट्स इट, वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अटेंडेंस भी उसी से लगती है भाई, आप जाते हैं बायोमेट्रिक मशीन है, तो वो बाद में वहां नहीं सुनते, जो सॉफ्टवेयर में एंट्री है वो हो गई भाई, मैं यहाँ आया था, आया नहीं था, ये था वो था, हाफ डे था, वहां कुछ नहीं, जो सॉफ्टवेयर में एंट्री हो गई वो हो गई, बस उसी से बनेगा। तो हर कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को मैनेज करने वाला वो सॉफ्टवेयर बनाया ही जाता है बेटा। बस मैं आपको वही बनाना सिखाने जा रहा हूँ एक प्यारे से एग्जांपल को लेकर। तो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो अपने एम्प्लॉय को मैनेज करने वाला मुझसे सॉफ्टवेयर बनवाना चाहेगा। तो क्योंकि मैं एम्प्लॉय को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास से। तो मैं क्लास बनाऊंगा ईएमपी नाम की, एम्प्लॉय नाम की। फिर मैं अपने क्लाइंट से पूछूंगा, सर ये बताइए कि आप हमारे सॉफ्टवेयर से अपने एम्प्लॉय की क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो वो कहेगा कि मैं जब चाहूं अपने एम्प्लॉय का नाम देख लूं, एड्रेस देख लूं, सैलरी देख लूं, डेजिग्नेशन देख लूं। तो ये क्या बता रहा है वो मुझे, अपने एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज। तो फिर मुझे इन प्रॉपर्टीज को अपनी क्लास में एज ए डाटा मेंबर लाना होगा, और मुझे ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी को मैं इंस्टेंस डाटा मेंबर बनाऊं और कौन सी प्रॉपर्टी को मैं स्टैटिक डाटा मेंबर बनाऊं। आ गई मेरी बात समझ में बेटा जी? फिर मैं अपने एम्प्लॉय से पूछूंगा, अपने क्लाइंट से, सॉरी सर, आप अपने एम्प्लॉय के लिए मुझसे क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। तो कहेगा मैं जब चाहूं अपने एम्प्लॉय की अटेंडेंस कैलकुलेट कर लूं, उसकी सैलरी कैलकुलेट कर लूं, उसकी इंसेंटिव कैलकुलेट कर लूं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये हो गया एम्प्लॉय का बिहेवियर, ठीक है, जो मुझे अपनी क्लास में एज ए मेंबर फंक्शन लाना होगा। और मुझे क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि कौन से बिहेवियर को मैं इंस्टेंस फंक्शन बनाऊं और कौन से बिहेवियर को मैं स्टैटिक फंक्शन बनाऊं। क्योंकि यहां मैंने जरा सी भी चूक कर दी तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक एक रूल्स एंड रेगुलेशन भी मैं लिखवाऊंगा और सारी कहानी आपको डिटेल में इसकी समझाऊंगा। अब आगे कहानी समझ में, तो ये एक सिनेरियो अज्यूम करके चलेंगे। मैं क्लास बनाऊंगा एम्प्लॉय। तो फिलहाल अभी मैं क्या काम करूंगा, इन्हें आपको पेयर में समझाऊंगा। मैं चारों एक साथ नहीं समझाता बेटे, फिर थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाते हो रूल्स को लेकर। इसलिए पहले मैं इंस्टेंस डाटा मेंबर और इंस्टेंस मेंबर फंक्शन को लेकर सारी कहानी सुनाऊंगा। जब ये दोनों क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, फिर मैं पिक करूंगा बेटे स्टैटिक डाटा मेंबर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। मतलब मेरा क्लाइंट अब अपने एम्प्लॉय की जो भी मुझे प्रॉपर्टीज बताएगा, उन्हें मैं पहले इंस्टेंस डाटा मेंबर बनाऊंगा, और वो जो भी बिहेवियर बताएगा उन्हें मैं इंस्टेंस फंक्शन बना के उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझाऊंगा। और जब ये क्लियर हो जाएंगे आपको, तब मैं मूव करूंगा स्टैटिक की तरफ, स्टैटिक डाटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन की तरफ। उसके बाद मैं मूव कर जाऊंगा।
सो आई होप अब आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी कैसे मैं अब आपको एनकैप्सुलेशन नामक टॉपिक का इम्प्लीमेंटेशन सिखाने जा रहा हूं। ठीक, चलो खैर फिलहाल टाइम हो गया। अरे हाँ, कल आप लोगों का अवकाश रहेगा क्योंकि कल हम ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस में पहली बार गैदरिंग हो रही है, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो कल हम नोएडा जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, इसीलिए कल की बजाय अब ये कहानी हम सीधा मंडे से शुरू यहीं से अच्छे से। तो मंडे वाली क्लास कोई भी प्लीज मिस मत करना, क्योंकि अगर ये एनकैप्सुलेशन की क्लास आप मिस कर गए तो आगे फिर कोई कॉन्सेप्ट उसका समझ में आने वाला नहीं, पहले ही मैं आपको बता देता हूं। और यहीं से मैं क्लास डिजाइनिंग से सारी कहानी शुरू करूंगा, इसी एग्जाम्पल को लेते हुए बहुत अच्छे से। सो कृपया ध्यान रखना इस चीज को। थैंक यू सर। ठीक है, चलिए तो मंडे